हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 12 का टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास 12 का लास्ट टॉपिक में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की हम बात करेंगे। ठीक है, साउथ एशिया एक रीजन है जो कि एशिया में पड़ता है, और इसको हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम दो रीजन की बात कर सकते हैं एशिया के, एक तो साउथ ईस्ट एशिया है और एक साउथ एशिया है। ठीक है, तो आज हम साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे साउथ एशिया की। साउथ एशिया के अंदर ये 7 कंट्रीज़ जो है ये साउथ एशिया का पार्ट है, जिसमें है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और भूटान। ये 4 क्या है? साउथ एशियन कंट्रीज है, 7 साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, इनमें कुछ और भी कंट्रीज हैं जो कि इसी रीजन से बिल्कुल कनेक्टेड है, लेकिन उनको साउथ एशिया में काउंट नहीं करते, लेकिन वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया के अंदर। वो 3 कंट्रीज कौन सी है? एक तो है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है आपका म्यांमार और तीसरा है आपका चाइना। ये 3 ऐसी कंट्रीज है जिनकी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं, लैंड बाउंड्रीज इन 7 देशों में से कुछ देशों से लगती है। जैसे चाइना की बाउंड्री जो है वो आपकी नेपाल से भी लगती है, इंडिया से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। ठीक है, और आपका जो म्यांमार है उसकी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश से और इंडिया से लगती है, एज यू नो वेरी वेल। और जो आपका अफगानिस्तान है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उसकी बाउंड्री लगती है, लेकिन वो है हमारा बहुत अच्छा नेबर है। तो बेसिकली तो इन 7 कंट्रीज़ को हम काउंट करते हैं, लेकिन ये जो 3 कंट्रीज है ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन की। इसमें काउंट नहीं किया जाता, लेकिन ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे। साउथ एशिया इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों इंटरनेशनली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है क्योंकि उसके पीछे सीधा सा रीज़न ये है कि साउथ एशिया के अंदर जो लैंड बाउंड्रीज है और उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देती है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ की कुछ कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये आपके न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर कंट्रीज होने की वजह से इनका दबदबा इस रीजन में बढ़ा है, तो ये रीजन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं इन देशों के अंदर, जैसे कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर हमारा इंडिया का बॉर्डर जो इश्यूज़ है वो पाकिस्तान के साथ भी है, थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली नेपाल के साथ भी आपने सुना होगा वो भी चल रहा है, बांग्लादेश के साथ भी हमारे थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स है रिगार्डिंग बॉर्डर। ठीक है, ऐसे इन बाकी देशों के भी आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स है। ठीक है, ये रीजन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रीजन है। ये रीजन के अंदर अगर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये रीजन एक बहुत प्रॉस्परस रीजन बन सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम एक सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम क्या है कि ये रीजन जो है यहाँ पर कॉपरेशन की थोड़ी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपस में इनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। लेकिन फिर भी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये जो है थोड़े से बड़े देश हैं इस रीजन के, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये लोग कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि ये रीजन जो है एक बहुत अच्छा रीजन, एक प्रॉस्परस रीजन, ट्रेड के बेसिस पर देख लो, इकोनॉमी के बेसिस पर देख लो, पॉलिटिक्स के बेसिस पर देख लो, कल्चर के बेसिस पर देख लो। जितनी एथनिक डिफरेंस इस रीजन के अंदर है उतनी शायद एथनिक डिफरेंस किसी भी रीजन में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपको दुनिया के सारे रिलीजन देखने को मिल जाएंगे, दुनिया के सारे कल्चर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत बड़ा एक एथनिक डिफरेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि साउथ एशियन रीजन जो है वो एथनिक डिफरेंसेस का या एथनिक ग्रुप्स का एक हब है, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एथनिक पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी हैं, देशों में कॉपरेशन की थोड़ी कमी है, बहुत सारे लेवल पर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कहीं कहीं एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो ये रीजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बनता चला जा रहा है।
ठीक है। यहाँ पर राइवलरी भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आपको गुडविल भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरे पर एक म्यूचुअल सस्पिशन भी रखते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। तो ये रीजन एक बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल रीजन भी आप कह सकते हो, और एक प्रकार से आप इस रीजन को जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रीजन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें फ्रूटफुल होने के, प्रॉस्परस होने के वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो किसी भी देश को या किसी भी रीजन को डेवलप होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपने यूरोपियन यूनियन पढ़ा, आसियान पढ़ा है, वो जो कॉपरेशन करके वो लोग जिस तरीके से डेवलप हुए, ये रीजन भी डेवलप हो सकता है। जैसे इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है जिसको हम सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंदर ये सारे देश इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इस रीजन में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान, ये सारे देश जो है इन रीजन्स में इस रीजन के पार्ट है, और इसे हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इस पूरे रीजन को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। इस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इस रीजन को हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप जोग्राफिकल सिचुएशन देखो इस रीजन की, तो नॉर्थ में आपको हिमालय नज़र आ जाएगा, साउथ में आपको इंडियन ओशन नज़र आ जाएगा इस रीजन के, और अरेबियन सी जो है वेस्ट में है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है। तो एक काफ़ी बड़ी जोग्राफी है इस रीजन की, जो इस रीजन को बहुत ही पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, क्योंकि मेराइन रूट से भी कनेक्टेड है, सी रूट से भी कनेक्टेड है। यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन अवेलेबल है, मौजूद है। यहाँ पर आपको हिमालय मौजूद मिलेगा, जो कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज इन सारे के सारे जो है दुनिया के जो मैक्सिमम रीजन है उनमें सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज वन ऑफ द यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पूरा रीजन जो है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन हम मेन पॉइंट्स के अगर तरफ हम देखें तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दे सकते हो, कल्चरल डेस्टिनेशन आप यहाँ पर दे सकते हो, एजुकेशनल डेस्टिनेशन ये एरिया है आपका, ठीक है। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज की तारीख में इंडिया से बड़ा मार्केट दुनिया में दूसरा कोई सा भी नहीं है। तो इससे भी आपको पता लगता है कि इंडिया कितना बड़ा एक रोल प्ले करता है इस एरिया के अंदर, और ये बाकी देश भी काफ़ी बड़े मार्केट के तौर पर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इस रीजन को हिमालय हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के हिमालय हो गया, और व्हाट वी कॉल इट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, दिस मेक इट इंसुलर, ठीक है। ये चीज़ें इसको क्या बनाई जाती है? इंसुलेशन देती है, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन देती है ये सारी चीज़ें, कि अचानक एकदम से इस रीजन के अंदर आपको जो है जोग्राफिकल एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, कि कोई दूसरे देश इस रीजन के बाहर के, तो वो कहीं ना कहीं उनको कोई एडवांटेजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो इस रीजन का फ़ायदा उठा सके थे, ठीक है। इस रीजन की जो बाउंड्रीज है वो ईस्ट और वेस्ट में क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज डिस्प्यूट काफ़ी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंडिया नेपाल के साथ अभी थोड़ा कुछ चल रहा है, और इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश का जो काफ़ी हद तक सॉल्व किया गया, इंडिया चाइना का भी है। इसके अलावा बांग्लादेश म्यांमार की बॉर्डर जुड़ती हुई है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर, तो क्लियर बाउंड्रीज नहीं है इस रीजन की ईस्ट और वेस्ट में। लेकिन नॉर्थ और साउथ में इसकी बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज है। नॉर्थ में हिमालय है जो इसके लिए बाउंड्री बनाता है, और साउथ में इंडियन ओशन है जो इसके लिए बाउंड्री बनाता है, फिर क्लियर डिमार्केशन कर देता है, ठीक है। तो और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3 देश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रीजन के अंदर। इनका कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस इस रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। साउथ एशिया जो है यहाँ पर आपको ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो यहाँ डाइवर्सिटी बहुत सारी देखने को मिलती है। हज़ारों लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती है, 1000 प्रकार के क्यूजिन्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार का आपको कल्चर देखने को मिल जाएगा, रिलीजन देखने को मिल जाएगी। तो दिस एरिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी का लेवल इस तरीके का है कि हर जगह का आपको पानी बदला हुआ नजर आएगा, हर जगह का आपको मौसम बदला हुआ नजर आएगा, जबकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। पूरे एरिया के अंदर भी आपको क्लाइमेटिक डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज भी देखने को मिलेगी, सॉइल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वाटर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, डायलैक्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। रिलीजन डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। शुरुआत हम बात करेंगे पहली 2 कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड श्रीलंका। इस पूरे रीजन में ये एकमात्र 2 ऐसी कंट्रीज है जो 1947 और 48 मतलब उस समय से
कंटिन्यूसली सक्सेसफुली इन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, ये दो ऐसे रीजन हैं जो सक्सेसफुली हम अभी तक डेमोक्रेसी बने हुए हैं और अपना एग्जिस्टेंस इन्होंने बचाकर रखा हुआ है। ठीक है, शुरुआत से लेकर अभी तक ये दोनों देश डेमोक्रेसी है और काफ़ी बड़ी डेमोक्रेसीज मानी गई है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में रिसर्च पता है आप लोगों को कि भाई 1947 में इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान बने थे। तो पाकिस्तान के दो पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान उस समय कहा जाता था बांग्लादेश को और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था आज के पाकिस्तान को। ये दोनों एक ही देश थे, पाकिस्तान टोटल मिलाकर ये था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। ठीक है, शुरुआत में 1971 तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के अंडर में ही था, इनका ये एक पार्ट था, लेकिन 1971 के बाद में ये जो देश है इसको आज़ादी मिली। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज मिला, कुछ समय डेमोक्रेसी चली, फिर उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री कूप देखने को मिला बांग्लादेश के अंदर, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई तो सक्सेसफुली आज तक। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी यहाँ पर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड थोड़ा सा मिक्स है। यहाँ पर समय समय पर मिलिट्री कूप होते रहे, मिलिट्री रूलर्स यहाँ पर होते रहे, या डेमोक्रेसी कम चली और मिलिट्री रूलर्स ज़्यादा चले। हम आगे के टॉपिक के अंदर इसके बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर्स रहे जिन्होंने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया है पाकिस्तान के अंदर, उनमें दो लीडर्स का नाम ज़्यादातर लिया जाता है, दैट इज़ बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड नवाज शरीफ। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ द फादर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाई, इसके अलावा नवाज शरीफ ने यहाँ पर गवर्नमेंट चलाई। तो इन लीडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को नहीं मिली इन तीनों के अलावा। इसके अलावा यहाँ पर मिलिट्री रूल ही रहा है, चाहे वो शुरुआत से हम बात करें जनरल अयूब खान की बात कर लें जिन्होंने यहाँ पर मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया, उसके बाद हम बात कर लें याया खान की जिन्होंने यहाँ मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया, उसके बाद हम बात कर लें जिया उल हक की जिन्होंने मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद हम बात कर लें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो इनके थोड़े से मिक्स रिकॉर्ड है और ये चलता रहा जैसे 1962 तक इनके पास पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। फिर 1956 में इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, फिर 1962 में उसको रिवाइव किया गया, फिर अगेन सस्पेंड कर दिया गया, फिर 72 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रही है। और 1999 के बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली 2008-9 तक यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलिट्री रूल रहा है। 2008-9 के बाद से यहाँ पर फिर से गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे अगले कंट्री की, दैट इज़ नेपाल। एक छोटा सा देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इंडिया के। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जो है पहाड़ की चोटी विच इज़ कॉल्ड माउंट एवरेस्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, तो नेपाल 2006 तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। 2006 के बाद यहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी गई। ठीक है, तो 2006 में भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटाकर यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भूटान की। भूटान छोटा सा देश है, नेचुरल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खूबसूरत देश है। ठीक है, यहाँ पर मोनार्की चल रही है अभी भी, और मुंगचक डायनेस्टी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, उनका वो डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही है। लेकिन यहाँ की मोनार्की ने ये डिसाइड कर रखा है कि भविष्य में वो काम कर रहे हैं कि वो यहाँ पर क्या करेंगे, दे विल गो फॉर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन भूटान। ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मालदीव्स। मालदीव्स आपको अरेबियन सी और इंडियन ओशन के जहाँ कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर आपको छोटा सा देश देखने को मिलेगा इंडिया की, थोड़ा सा अरेबियन सी की तरफ नज़र डालेंगे मालदीव जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स उनके नीचे। तो ये एक छोटा सा देश है मालदीव्स जो है, ये 1968 तक जो है ये सल्तनत था, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोनार्की थी। लेकिन 1968 के बाद से यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी गई। ठीक है, और जून 2005 में जो है मालदीव्स ने यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके पहले ये डेमोक्रेसी तो बन गया था लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इट मीन्स 1968 तक मालदीव्स जो है वो सल्तनत था, सल्तनत रूल में था 1968 से लेकर फिर जून 2005 तक यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चली। फिर 2005 से यहाँ पर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट चलने लग गई। ठीक है,
और 2005 के बाद से मतलब आप कह सकते हो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो इसके बाद आप समझ सकते हो कि रूलिंग पार्टी के अलावा यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को भी लीगलाइज कर दिया गया। बहुत सारे देश जैसे जहाँ पर आप कहते हो कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर जैसे हम चाइना की बात करें वन पार्टी रूल है, तो वैसे यहाँ पर कह सकते हो कि भाई वन पार्टी रूल। ठीक है, तो ये एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया इसका साउथ एशिया का। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारे देशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो हमारा पड़ोसी है, एंड हमारे उनके साथ जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन्स उनके अंदर होता रहता है। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सबसे पहले किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। यू एंड आई एंड ईच पर्सन ऑफ दिस कंट्री इंडिया नोज अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, बिकॉज इन डेली न्यूज अवर समथिंग इज गोइंग ऑन विद पाकिस्तान, वी नो, मतलब हम कह सकते हैं कि हम दुनिया के किसी देश के बारे में उतना नहीं जानते जितना हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। वाई इट इज़ सो, बिकॉज डेली हमारे न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में कहीं ना कुछ पाकिस्तान के से रिलेटेड छपता रहता है, और हमारे दोनों देशों के बीच में कंटिन्यूसली पॉलिटिकल अप डाउन्स चलते रहते हैं, मिलिट्री अप डाउन्स चलते रहते हैं, टेररिज्म से रिलेटेड हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है इन कंट्रीज़ के द्वारा, तो इसको लेकर एक इशूज़ हमारे यहाँ चलता रहता है। तो अप डाउन ये कंटिन्यूसली हमारे यहाँ चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम इस देश की बात करें। अब यहाँ पर आपको टॉपिक से ही पता लग गया होगा कि यहाँ पर हम जब बात करेंगे पाकिस्तान की, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक है मिलिट्री, दूसरा है डेमोक्रेसी। मिलिट्री के कहे बिना पाकिस्तान के बारे में बात करना अधूरी बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री को काफ़ी फ्री हैंड दिया हुआ है, और साथ में पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री के द्वारा ज़्यादा रूल हुआ है इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। So we will study about this in this topic. So let us start with 1947. Pakistan got freedom on 1947. They celebrate their independence day on 14th अगस्त। ठीक है, 1957 में वो हमसे आज़ाद हुआ, और हमसे जब वो आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान इंडिया को है ना पंजाब की ओर से सेपरेट किया गया, और उधर बंगाल की ओर से सेपरेट किया गया। बंगाल से ओर से जो सेपरेट किया गया उसको कहा गया ईस्ट पाकिस्तान, और पंजाब की ओर से जो सेपरेट किया गया इट इज़ कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, सो दस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ वो बनकर तैयार हुआ था 1956। कब तैयार हुआ था? 1956 में। लेकिन इसको फिर बाद में सस्पेंड कर दिया गया। एक मिलिट्री रूलर आए थे जनरल अयूब खान के नाम से, ही सस्पेंडेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद उस अयूब खान ने अपना खुद का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया ऑफ 1962। ठीक है, सो अयूब खान सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन that was established in 1956 and then revised this constitution and re-established a new constitution in 1962। ठीक है, फिर उसके बाद 1973 में जाकर एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ पाकिस्तान के। ठीक है, 1973 में पूरा रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो कि बनाया गया था दैट इज़ बाय आई थिंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन इसको भी सस्पेंड कर दिया गया ज़ियाउल हक के द्वारा। किसने सस्पेंड किया? ज़ियाउल हक ने। और ज़ियाउल हक ने फिर उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर अप्लाई कराया 1977। ठीक है, तो इस तरीके से इनके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी बहुत कम देखने को आपको मिली है। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी कम देखने के पीछे रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलिट्री रूल रहा। वॉट इट, तो मिलिट्री रूल होने की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम देखने को मिली। इतने पाकिस्तान के अंदर क्यों बार बार मिलिट्री रूल आ जाता है, फिर डेमोक्रेसी आ जाती है, फिर अगेन मिलिट्री रूल आ जाता है, तो उसके पीछे रीज़न ये कि दे डू नॉट हैव एन एस्टैब्लिश्ड और एन एनफोर्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंत को लेकर प्रॉब्लम रही है, इसलिए वहाँ पर जो भी रूलर आता है वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करता है, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा था। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार रिवाइज किया। 1977 में लास्ट टाइम, आपके बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग 1977 में लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज किया था, जो जियाउल हक ने लगाया था। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ये बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हालत रहा है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। तो एक रीज़न ये भी है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान के जो फादर ऑफ नेशन है, विच हु इज कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं आज़ादी के बाद। क्या बनते हैं? पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। पाकिस्तान के कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। Okay, so he was the first Governor General of Pakistan, who Mohammad Ali Jinnah, and he was also the first President Speaker of Pakistan. ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। इनकी जो डेथ हुई थी वो हो गई थी, इनकी डेथ 1948 में 11 सितंबर। He died on 11 September 1948 due to tuberculosis। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी 1948 में 11 सितंबर को। ठीक है, इनके बाद यहाँ पर जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, उनका नाम था लियाकत अली खान। ठीक है, तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। सो लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपको ये बेसिक जनरल नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में। जैसे 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद उसने क्या क्या किया, वहाँ क्या क्या हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, लियाकत अली खान के बाद जो नए लीडर आए, उनका नाम था जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, जनरल अयूब खान टू पाकिस्तान। ठीक है, और उन्होंने खुद को पाकिस्तान का एंड इलेक्टेड हिमसेल्फ टू रूल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो जनरल अयूब खान जो थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, उनको लियाकत अली खान वगैरह सबको हटाकर, और फिर उसके बाद फिर इन्होंने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया। मतलब इनको भी अपना रूल छोड़ना पड़ा। जब पाकिस्तान के अंदर इनके रूल को लेकर डिससेटिस्फेक्शन फैलने लगा था, तो अयूब खान को भी अपना रूल छोड़ना पड़ा। ठीक है, अयूब खान के टेन्योर के दौरान पाकिस्तान ने एक वॉर लड़ा इंडिया के साथ, वो हुआ था 1965। जनरल अयूब खान की लीडरशिप में पाकिस्तान इंडिया के साथ एक वॉर लड़ता है 1965। ठीक है, और ये वॉर पाकिस्तान हार जाता है। ठीक है, ठीक है, ये वॉर पाकिस्तान हार जाता है। और अयूब खान जो है वो 1962 में, ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना, 1962 में अयूब खान जो है पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। क्या इंट्रोड्यूस करता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है 1962 में। 1962 जनरल अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन व्हाट वी कॉल्ड पाकिस्तान। ओके, देन वी कम टू 1969। इन 1969 द जनरल अयूब खान को हट जाते हैं और उनकी जगह एक नए जनरल आकर बैठ जाते हैं, जिनका नाम होता है जनरल याह्या खान। ठीक है, 1969 पाकिस्तान में नए रूलर आ जाते हैं, जिनका नाम था जनरल याह्या खान। ठीक है, याह्या खान आ जाते हैं 1969 में। और 1970 में पाकिस्तान में पहले इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन
took place in Pakistan in 1970। तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि भाई लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उसके बाद अनस्टेबिलिटी आती है, मतलब अभी तक इलेक्शन हुआ ही नहीं, 1970 आ गया, पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं हुआ अभी तक। तो पहले जो है जनरल अयूब खान सारा मैनेजमेंट 1956 के बाद से जनरल अयूब खान अपना सारा मैनेजमेंट जो है वो क्या करते हैं अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है 1969 के बाद से फिर अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली रूल करते हैं। फिर वो 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं और वो खुद प्रेसिडेंट बनकर बैठ जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट चलाएगा। ठीक है, भारत में प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में गवर्नमेंट चलाने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है 1962 में, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी किसने, जनरल अयूब खान ने एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, और उसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई। जनरल अयूब खान को बाद में 1969 में रिप्लेस कर दिया जाता है, और वो रिप्लेस उनको कौन करते हैं, याह्या खान। ठीक है, याह्या खान जब आते हैं तो पाकिस्तान में वो 1970 में क्या करते हैं, पहली बार इलेक्शंस करवाते हैं। तो याद रहेगा आपको, पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने, तब से वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं था। जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने थे वो प्रेसिडेंट ही इलेक्ट कर रहा था, जो प्रेसिडेंट बन रहा था वही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करता चला जा रहा था। तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर कंटिन्यूसली बन रही थी। इस वजह से पहले अयूब खान टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है, 1956 के बाद से, और फिर उसके बाद फिर अयूब खान के बाद फिर याह्या खान टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अब याह्या खान पहली बार क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब इस इलेक्शन के अंदर थोड़ी सी स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग है, जानने लायक कि ये इलेक्शन दोनों जगह होता है, ईस्ट पाकिस्तान में भी होता है, वेस्ट पाकिस्तान में भी होता है। अब यहाँ पर दो पार्टीज हैं इस इलेक्शन के अंदर, जो आपको समझना है। वो दो पार्टीज कौन कौन सी थी, एक तो थी मुस्लिम लीग, एक पार्टी तो थी मुस्लिम लीग जो कि वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, और एक पार्टी थी आवामी लीग, जो कि वहाँ की पार्टी थी, जो कि पार्टी थी आपके ईस्ट पाकिस्तान। इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि आवामी लीग को मेजॉरिटी मिलता है। आवामी लीग को क्या मिल जाती है, मेजॉरिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ इसको समझना होगा कि वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने से इंफीरियर समझते थे, और वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वो इंफीरियर समझते थे, और वो कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। उनके साथ जो ट्रीटमेंट था ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ, वो बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट होता है। आवामी लीग लेकिन जीत जाती है, इनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिल जाती है। पर होता क्या है, होता ये है कि याह्या खान और उसकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो आवामी लीग के हाथ में पावर देने से मना कर देती है। इट मीन्स इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने से मना कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़े लीडर थे मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के, वो अगर ये नहीं होता तो वो शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इशू थे इनके बीच में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। पहला इशू था लैंग्वेज को लेकर, वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि पूरे पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज रहे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बंगाली बोलते थे, तो वो चाहते थे कि भाई बंगाली लैंग्वेज को ही फॉलो किया जाए। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के कल्चर को पूरी तरीके से बदल देना चाहते थे, क्योंकि अगर आप कल्चरली देखो तो दोनों एरिया में काफ़ी अंतर है। उनका फॉलो करने वाला कल्चर अलग है और उनका बंगाली कल्चर था जो कि ईस्ट पाकिस्तान वाले फॉलो करते थे। वो चाहते थे कि नहीं, वेस्ट पाकिस्तान वाला कल्चर फॉलो हो। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग गई थी ईस्ट पाकिस्तान वालों की। ठीक है, फिर उसके बाद ये इवेंट हो जाता है जिसके अंदर इलेक्शन जीतने के बावजूद भी इनको पावर देने से याह्या खान मना कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हो, और एक प्रकार से आप कह के चलो कि इसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान के जो वेस्ट पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे याह्या खान जो थे, वो ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं रिप्रेस करना शुरू कर देते हैं। उनको
उनके साथ बहुत सारा जो है वायलेंस किया जाता है, उनके साथ बहुत सारा जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, फीमेल्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि भाई बहुत सारे जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर इंडिया की तरफ आने लगे थे, इंडिया के बॉर्डर में एंटर करने लगे थे। इस वजह से फिर इंडिया को लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। तो इंडिया ने फिर क्या किया, इस चीज़ को लेकर फिर इंडिया ने कहीं ना कहीं अब ईस्ट पाकिस्तान को मदद की, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहा था, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, वायलेंस कर रहा था। तो उनकी उन्होंने मदद की, और इस वजह से क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 का वॉर हुआ। और इस 1971 का वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान को इंडिया के आगे सरेंडर करना पड़ा, और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, ठीक है। और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो उसको एक नया देश डिक्लेयर कर दिया गया, जिसे कहा गया बांग्लादेश। कौन सा देश डिक्लेयर कर दिया गया, बांग्लादेश डिक्लेयर कर दिया गया। और इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गए। अब सिर्फ एक ही पाकिस्तान बचा है जो करंट पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान तो क्या है, बांग्लादेश बन चुका है, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री अब माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जब वॉर आप हार जाते हो, 90,000 सोल्जर्स सरेंडर कर देते हैं इंडियन सोल्जर्स के आगे पाकिस्तान के, तो रिजल्ट क्या निकल कर आता है, रिजल्ट ये निकल कर आता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, किसको लेकर, याह्या खान को लेकर। तो याह्या खान को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, और उनकी जगह फिर पहली बार एक डेमोक्रेटिक सेटअप बैठता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठती है। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बैठती है वो बैठती है अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। इनकी लीडरशिप में जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, और वो इलेक्ट होते हैं 1971 में, और उनकी रूलिंग चलती है 1977 तक, ठीक है। इस दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री का एक नया चीफ इलेक्ट करते हैं। इस नए चीफ का नाम था जिया उल हक। क्या नाम था इस नए चीफ का, जिया उल हक, ठीक है। और जिया उल हक को ये क्या बनाते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री का चीफ बनाते हैं। लेकिन जिया उल हक बाद में क्या करते हैं, 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा देते हैं, उनको उनके पद से हटा देते हैं, और वापस वहाँ पर मिलिट्री कूप कर देते हैं, और इससे वो मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो पाकिस्तान में एक बार फिर जो है मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो जाता है 1977 में, ठीक है। इसके बाद जो है जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो उनको बाद में किसी केस वेस में फंसाकर उनको जेल पहुंचा दिया जाता है, बाद में उनको फांसी भी दे दी जाती है, ठीक है। जिया उल हक उनको फांसी दिलवा देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने रूलिंग के टाइम पर बहुत सारे उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तेज करने का बहुत रोल प्ले किया था। बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, भले वो मिलिट्री रूल थे, लेकिन अगर आप विकीपीडिया पर जाकर पढ़ोगे तो आपको कब देखने को मिलेगा कि उनके टाइम पर पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रोग्रेशन बहुत तेज़ी से हुआ था, ठीक है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में प्रो डेमोक्रेसी लहर भी चल रही थी। प्रो डेमोक्रेसी लहर का मतलब ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए मूवमेंट चलने लग गए थे। और ये बात है 1982 में। सबसे बड़ा मूवमेंट जो जुल्फिकार अली जिया उल हक को फेस करना पड़ा था, वो कब फेस करना पड़ा था, 1982 में, ठीक है। फिर उसके बाद जिया उल हक की डेथ हो जाती है 1988। कब डेथ हो जाती है, 1988 में प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। इनका जो प्लेन था वो एक क्रैश हो जाता है, जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। और अगेन 1988 के बाद से अगेन पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन होते हैं, और फिर से पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट बनकर तैयार होती है। कब, 1988। ये जो नई गवर्नमेंट थी ये बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप में पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट बनती है, और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आने वाले समय में पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स होती है वो दो पार्टीज़ के बीच में होने लग जाती है। यहाँ पर अब बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स लीग, जिसको पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
कहा जाता है। और दूसरी पार्टी होती है जो यहाँ पर कंपटीशन करती है, वो होता है PMLN, जिसका मतलब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इसके लीडर होते हैं नवाज शरीफ। कौन लीडर होते हैं इसके? नवाज शरीफ इसके लीडर। तो यहाँ पर 1997 तक बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कब तक प्राइम मिनिस्टर रहती है? 1997 तक। और 1997 के बाद से फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इस तरीके से 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान के अंदर फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है। कौन सी गवर्नमेंट चलती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फिर गिर जाती है कब? 1999 में। तो 1997 तक तो बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रहती है। फिर 1997 के बाद फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडिया जो है वो एक और वॉर लड़ता है पाकिस्तान के साथ, विच वॉज कॉल्ड कारगिल वॉर। कौन सा वॉर कहा जाता है? कारगिल वॉर। कारगिल वॉर जब होता है उस समय पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो मिलिट्री चीफ होते हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ होते हैं। और यही जनरल परवेज़ मुशर्रफ ईयर 1999 में क्या करते हैं? फिर से नवाज शरीफ को बेदखल कर देते हैं अपने रूल से, और फिर क्या बन जाते हैं? खुद जो है मिलिट्री कूप करके वहाँ पर खुद को मिलिट्री रूलर डिक्लेयर कर देते हैं। कौन से ईयर में? 1999। ठीक है। तो 1999 के अंदर जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ became did मिलिट्री कूप। क्या करते हैं वो? मिलिट्री कूप कर देते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पर, और खुद रूल करने बैठ जाते हैं। देन कम ईयर 2001। 2001 में क्या होता है कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ होते हैं वो खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देते हैं। इलेक्टेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट। क्या बन जाते हैं? खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2001 में। और ये प्रेसिडेंट रहते हैं कब तक? 2008 तक। 2008 तक ये पाकिस्तान में क्या रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। तो पाकिस्तान 1999 से लेकर 2008 तक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मिलिट्री रूल्ड था। क्या रूल्ड था? मिलिट्री रूल्ड था। पाकिस्तान आर्मी ही पूरे पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। फिर 2008 आता है। 2008 के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? डेमोक्रेटिक रूल आता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। ठीक है। और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में फिर से एक बार क्या लेकर आती है? डेमोक्रेसी लेकर आती है। और 2008 से ये डेमोक्रेसी आज तक चल रही है, टिल डेट ये चल रही है। पहले नवाज शरीफ जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर इसके बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो की डेथ के बाद वो भी प्रेसिडेंट बने वहाँ पर। ठीक है। फिर उनके बाद फिर नवाज शरीफ भी कंटिन्यू करते रहे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के बाद जो है फिर वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और करंट में जो है इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री है पाकिस्तान की 1947 से लेकर अभी तक। और इसमें आपने समझ गए होंगे कि पाकिस्तान कितनी सारी इनस्टेबिलिटी से गुजरा है। 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसको अयूब खान ने ख़त्म कर दिया 1962 में। फिर उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। फिर 1967 में फिर से उसको हटा दिया गया, और उसके बाद फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। फिर उसके बाद 1977 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इस तरीके से 3 से 4 बार पाकिस्तान के अंदर नए कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं। ठीक है। और वहाँ पर पहला आज़ादी के बाद पाकिस्तान में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होता है? 1970 में होता है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि हम जब आज़ाद हुए थे, हम और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। वहाँ लंबे समय तक पहले जनरल अयूब खान रूल करते हैं। जनरल अयूब खान के बाद जनरल याह्या खान रूल करते हैं। ये दोनों ही मिलिट्री रूलर थे और दोनों ने ही मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के। वो 1977 तक रहते हैं। 1977 में उनको हटाकर ज़िया उल हक
फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश कर देता है। फिर 1977 से लेकर ज़ियाउल हक जो है वो 1988 तक मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश करता है पाकिस्तान के अंदर। फिर 1988 में उसकी डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश में, और प्लेन क्रैश में डेथ हो जाने के बाद जो है वो जो है पाकिस्तान के अंदर उसके बाद नए इलेक्शन होते हैं, तो फिर से पाकिस्तान में अब डेमोक्रेसी आ जाती है। अब पाकिस्तान में पहले प्राइम मिनिस्टर बनती है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के अंदर 1997 में कौन, नवाज शरीफ। फिर नवाज शरीफ 1999 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनको बेदखल कर देते हैं, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ जाते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो 2008 तक रहते हैं। 2001 में खुद को वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते हैं, और 2008 तक वो रहते हैं। 2008 के बाद फिर से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आती है, और फिर वहाँ से अगेन नवाज शरीफ, फिर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फिर अब इमरान खान वहाँ पर, तो अभी वहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है। तो पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बीच में झूलता रहा है, और पाकिस्तान का मैक्सिमम रूलिंग ईयर जो है वो मिलिट्री रूल ही, और आज भी वहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वो फैक्टर्स की जिन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश नहीं होने दिया। ठीक है, क्या करेंगे हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं रहने दिया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स responsible for failure of democracy in पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों फेल हो, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि प्रभुत्व। पाकिस्तान के अंदर वहाँ की सोसाइटी में मिलिट्री का बहुत ज़्यादा दबदबा है। क्लर्जी का मतलब वहाँ पर जो मौलाना वगैरह जो है, जो वहाँ के धार्मिक लीडर्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा वहाँ की पॉलिटिक्स में जो है वो दबदबा है। और तीसरा लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, मतलब वहाँ के जो भी काम करने वाले जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जिनको हम सिविल सर्वेंट्स में बोलते हैं, वो भी पूंजीपति है या वो भी लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स है। तो इस वजह से ये तीन लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर हमेशा इनस्टेबिलिटी रही है, क्योंकि ये कभी भी अपने दबदबे को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। और जब ये अपने दबदबे को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं तो ये वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप होने नहीं देते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होगी तो इनका जो दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये अपना जो दबदबा है वो छोड़ना नहीं चाहते। और ये समय समय पर क्या करते हैं, खुद ही गवर्नमेंट को जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा देते हैं, ताकि इनके जो इंटरेस्ट है वो बने रहें। और इनको एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इनको पाकिस्तान की पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने इंटरेस्ट से लेना देना। तो एक रीज़न तो ये है जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान अभी तक अनस्टेबल रहा, और वहाँ पर डेमोक्रेसी हमेशा फेल होती आई है। ये लोग जो है वो डेमोक्रेसी को जो है कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मानते। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया। भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, और भारत को लेकर यहाँ पर इस तरीके से पॉलिटिक्स होती है कि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई वैल्यू रखते ही नहीं है। वो सारे ग्रुप्स जो कहीं ना कहीं एंटी इंडियंस हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट है, वो यहाँ पर हमेशा दबदबा रखते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री ही
प्रॉपरली काम कर सकती है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सेल्फिश गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के हितों के लिए काम नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी इनके लिए फ्लॉ है, कैओटिक है, ठीक है। और इनका ऐसा मानना है कि आर्मी रूल ही यहाँ के लिए जस्टिफिकेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको इंडिया दिखता है, इंडिया के आगे इनको कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पर इनको हमेशा कश्मीर इशू ही नज़र आता है, और कश्मीर इशू नज़र आने की वजह से ये अपने यहाँ पर कभी भी एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट जो प्रॉपरली वर्क करे एस्टैब्लिश होने नहीं देते। तो ये भी एक फैक्टर है कि भारत को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ये हवा में बना रहना चाहते हैं, और इनका ऐसा मानना है कि मिलिट्री ही उसको जस्टिफाई कर सकती है, ठीक है। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ genuine what we call it, lack of genuine international support, lack of genuine international सपोर्ट। पाकिस्तान को कभी भी इंटरनेशनली जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिलता। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अधिकतर देशों ने पाकिस्तान का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने फेवर के लिए वो गवर्नमेंट वहाँ पर एस्टैब्लिश करने में रोल प्ले किया है जो उनके फेवर की हो, ठीक है। पाकिस्तान में ये भी चीज़ रही कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आर्मी का जो रूल रहा है उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जैसे यूएसए और जो दूसरी कंट्रीज़ है उनका ऐसा मानना था कि भाई पाकिस्तान में आर्मी रूल रहेगा तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट जो है वो बने रहेंगे। उनके इंटरेस्ट अगर बने नहीं रहेंगे तो उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल को क्या किया है, एनकरेज किया है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेमोक्रेसी को, इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने मैक्सिमम ने यहाँ पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया। अपने खुद के रीजंस के लिए उन इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने यहाँ पर एनकरेज किया है मिलिट्री रूल को। उनको फंड प्रोवाइड कराकर, उनको हथियार प्रोवाइड कराकर यहाँ पर हमेशा इन्होंने अनस्टेबिलिटी मेंटेन करी है। तो ये भी एक रीज़न है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, जेन्युइन सपोर्ट, यह वर्ड याद रखो, जेन्युइन सपोर्ट यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है। जेन्युइन सपोर्ट का मतलब ये एक होता है कि हम आपको बताकर सपोर्ट करें कि ठीक है हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। हम आपकी गवर्नमेंट को पहली चीज़ तो क्यों सपोर्ट करते हैं उसके पीछे रीज़न जानना चाहिए। अगर आप कोई देश आपको सपोर्ट कर रहा है वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो खुद के बेनिफिट्स देख रहा है, तो उसको जेन्युइन सपोर्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो खुद के बेनिफिट्स देख रहा है, उसको कंट्री के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमेशा देखा गया है कि इनको जेन्युइन सपोर्ट नहीं मिला है। यहाँ पर ऐसे इनके देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो मिलिट्री रूल को ही प्रमोट करते रहे और बाकी के देश भी मिलिट्री रूल को प्रमोट करते रहे, और इनके अंदर हमेशा इनकी से रिलेटेड जितनी भी इनकी प्रॉब्लम्स उनको हमेशा उन्होंने कम नहीं किया, बढ़ाया ही है, ठीक है। तो इनकी लीडरशिप भी ऐसी है और साथ में यहाँ पर मैक्सिमम लोग इस तरीके से, और इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, जिसके साथ पाकिस्तान का नाम जोड़ा जाता है, जहाँ से ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम वर्ल्ड में जो इस्लामिक टेररिज्म है वो इन्हीं की वजह से क्या है, वो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, मतलब विश्व में इस्लामिक टेररिज्म जितना भी है कहीं ना कहीं उनका जो है कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है और लगभग उसमें यहाँ के लोग पाए जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी गवर्नमेंट आने नहीं दी जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो इन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मिलिट्री रूल कंटिन्यूसली रहता है, और अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती भी है तो वो भी वो आती है जो इनके इशारों पर काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक डर ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि गिवन देयर फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ व्हाट दे कॉल ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड द अप्रेंशन ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दिस टेररिस्ट ग्रुप, द मिलिट्री रिजिम इन पाकिस्तान हैज बीन सीन एज द प्रोटेक्टर, ठीक है। तो पाकिस्तान में हमेशा से इंटरनेशनली मिलिट्री गवर्नमेंट को ही सपोर्ट किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स है और मिलिट्री ही उन न्यूक्लियर वेपन्स को प्रॉपरली क्या कर सकती है, गार्ड कर सकती है। और अगर मिलिट्री गार्ड नहीं करेगी तो ये न्यूक्लियर वेपन्स कहीं ना कहीं इस्लामिक टेररिज्म के हाथ में जा सकते हैं, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है,
ठीक है। तो इसलिए भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मिलिट्री रूल को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है दुनिया के लोगों का कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट नहीं बन सकती जो इस चीज़ों को रोक सके। तो कहीं ना कहीं वो दबदबा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो ये वो फैक्टर्स है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं दिया है। पहला फैक्टर वहाँ की मिलिट्री का डोमिनेंस, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी। दूसरा फैक्टर जो है दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट, वो डेमोक्रेसी को एज ए फ्लॉ देखते हैं, ठीक है। वो डेमोक्रेसी को जो है कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया को लेकर वो एज ए फ्लॉ देखते हैं। तीसरा रीज़न है जेन्युइन उनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला। और चौथा है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। ये टेररिज्म भी एक कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सारी अनस्टेबिलिटी होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, दैट इज विच वन, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर पहला, द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने जाना है कि पाकिस्तान क्यों अनस्टेबल रहता है, पाकिस्तान के अंदर क्यों टेररिज्म इतना ज़्यादा पनपा है या टेररिज्म को इतना इनकरेज क्यों करते हैं। तो उसके पीछे आपने रीज़न भी समझे कि कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, इनकरेज करती है, और वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स है जहाँ पर पाकिस्तान को प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप लोग खुद जानते हैं, आप रोज़ अखबार वगैरह में पढ़ते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है आपका। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। 1947 से लेकर आज तक कौन कौन से फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल वहाँ के डेमोक्रेसी फेल्यूर के लिए, उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह है वो मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे, हैव ए नाइस डे, और खुद को बचा कर रखें पेंडेमिक के दौर में, अपने आप को सेफ रखें, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।